Hey everyone, this is Siddharth and welcome to my channel Siddharth and UPSC। इस वीडियो में मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की PD 365 कवर करूँगा। इस बुकलेट को मैं 4 पार्ट्स में कवर कर रहा हूँ, जिसमें से तीसरा पार्ट है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सकूँ। और मैं इस पीडी का वो कंटेंट जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, जो कि आप छोड़ के भी चल जाओ तो भी कोई इशू नहीं है, उस कंटेंट को मैं कवर नहीं करूँगा। सो ओनली दैट कंटेंट फ्रॉम द पीटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर वो कंटेंट जिसके एग्जाम में आने के ठीक ठाक चांसेस हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए, उस कंटेंट को मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये इन टॉपिक्स की लिस्ट है जो कि इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में विजुअल्स के साथ में आपको वन बाय वन टॉपिक एक्सप्लेन करने की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे पहला टॉपिक है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। इसमें पहले तो जो लाइन इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड करती है, यानी कि जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, दैट इज कॉल्ड एज द रैडक्लिफ लाइन। और अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रेड की बात करी जाए तो इस बायलैटरल ट्रेड में इंडिया का ट्रेड सरप्लस है और पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट, यानी कि इंडिया जितना पाकिस्तान से इंपोर्ट करता है उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। सो ये जो टोटल बायलैटरल ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये इंडिया के फेवर में है। इंडिया पाकिस्तान की कनेक्टिविटी देखें तो एक कॉरिडोर ओपन हुआ 2019 में, जिसका नाम है करतारपुर कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के थ्रू इंडियन सिटीजन्स एंड दोज पीपल हु आर नॉट इंडियन सिटीजन्स बट दे हैव OCI कार्ड्स, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड्स, इनको वीज़ा फ्री एक्सेस मिलता है टू गुरुद्वारा करतारपुर साहिब, जो कि पाकिस्तान में लोकेटेड है। अब मैं आपको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में एक बार बताता हूँ। देखो, अब ऐसी 6 रिवर्स हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों से पास होती हैं। यह है इंडस रिवर और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये सभी 6 रिवर्स इंडिया से पाकिस्तान फ्लो करती हैं, यानी कि पहले इंडिया में फ्लो करती हैं, फिर वहाँ से पाकिस्तान जाती हैं और फिर पाकिस्तान से फ्लो करके अरबियन सी में मिल जाती हैं। अब देखो, रिवर वाटर का यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को वाटर सप्लाई करने के लिए एक्सेट्रा। अब क्योंकि ये रिवर्स दोनों कंट्रीज़ में फ्लो करती हैं, तो इशू ये था कि कौन सा कंट्री इन रिवर्स का कितना पानी यूज़ करेगा। अगर इंडिया ने सारा पानी यूज़ कर लिया फॉर वेरियस पर्पसेस, तो फिर पाकिस्तान में तो ड्रॉट आ जाएगी। और सिमिलरली पाकिस्तान इंडिया को ऐसा भी नहीं बोल सकता कि इन रिवर्स का थोड़ा सा भी पानी यूज़ मत करो। सो देयर वाज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट, जिससे ये क्लैरिटी मिले दोनों कंट्रीज़ को कि कौन कितना पानी यूज़ कर सकता है इन रिवर्स का। और इससे जो वाटर शेयरिंग से रिलेटेड जो पॉसिबल कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं वो भी मिटिगेट हो जाएंगे, वो भी नहीं होंगे। सो इसी को देखते हुए एक ट्रीटी साइन हुई दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जिसका नाम है इंडस वाटर ट्रीटी। ये साइन हुई थी 1960 में विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं, रावी, ब्यास और सतलुज, इन तीनों का पानी इंडिया फ्रीली यूज़ कर सकता है। और जो 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं, इंडस, झेलम और चिनाब, इनका पानी पाकिस्तान फ्रीली यूज़ कर सकता है। सो बेसिकली 3 वेस्टर्न रिवर्स का कंट्रोल पाकिस्तान को दिया गया और 3 ईस्टर्न रिवर्स का कंट्रोल इंडिया को। अब इससे क्लैरिटी तो मिल गई कि भाई कौन सा कंट्री किस रिवर का पानी यूज़ कर सकता है। लेकिन इसके बाद भी अगर डिस्प्यूट होता है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो उसके लिए एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया गया इस ट्रीटी के अंडर ही। इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स हैं या फिर 3 लेवल्स हैं। पहला है परमानेंट इंडस कमीशन। ये एक बॉडी बनाई गई जिसमें दोनों कंट्रीज़ का ऑफिशियल्स इंक्लूडेड है, और ये बॉडी हर साल कम से कम एक बार मिलेगी। और अगर कुछ डिस्प्यूट हुआ है तो इस बॉडी के अंडर डेलिब्रेशन और डिस्कशन के थ्रू उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करी जाएगी। अगर परमानेंट इंडस कमीशन कोई डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं कर पाता, तो सेकंड स्टेप या फिर सेकंड लेवल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का है अ सेट ऑफ न्यूट्रल एक्सपर्ट्स। दीज न्यूट्रल एक्सपर्ट्स विल ट्राई टू रिजॉल्व द इशू। ये न्यूट्रल एक्सपर्ट्स हैं, यानी कि ये ना ही इंडिया से हैं और ना ही पाकिस्तान से। और ये न्यूट्रल एक्सपर्ट्स एक इशू का न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से रिजोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। और अगर ये न्यूट्रल एक्सपर्ट्स भी कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता जिससे दोनों पार्टी सेटिस्फाइड हो, तो फिर ये इशू चाहता है थर्ड लेवल पर, जिसमें होता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बेसिकली एक 7 लोगों का ट्रिब्यूनल है जो कि इस इशू को सुनकर दोनों साइड्स के पर्सपेक्टिव और आर्ग्यूमेंट्स कंसिडर करके अपना वर्डिक्ट देता है। अब एक इशू चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, विच इज रिलेटेड टू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो कि इंडिया बना रहा है कृष्ण गंगा रिवर और चिनाब रिवर पर। ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं, कृष्ण गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि एक रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, और दूसरा है राटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन चिनाब रिवर। पाकिस्तान का ऑब्जेक्शन है कि ये दोनों प्रोजेक्ट्स इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों प्रोजेक्ट्स लोकेटेड हैं वेस्टर्न रिवर्स में, जो कि पाकिस्तान को दी गई थी इन दिस ट्रीटी। पाकिस्तान इस डिस्प्यूट को लेकर गया एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी के पास, जिसका नाम है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन।
ये एक अलग बॉडी है। जो मैंने आपको थर्ड लेवल पर बॉडी बताई थी, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये वो सेम बॉडी नहीं है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज अ डिफरेंट बॉडी एंड दिस बॉडी इज नॉट अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। जब पाकिस्तान ये इशू इस बॉडी के पास लेकर गया तो इंडिया ने इस पर ऑब्जेक्शंस दिखाई कि भाई जब हमारे पास में 3 लेवल्स का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है तो फिर एक बाहर की बॉडी के पास कैसे इशू लेकर जा सकते हो। और इंडिया ने ये भी बोला कि दिस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू टैकल सच एन इशू ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। लेकिन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इंडिया की इस ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट करते हुए बोला कि इट इज़ कॉम्पिटेंट इनफ टू हैंडल द इशू रिलेटेड टू किशन गंगा एंड राटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। ये सब डेवलपमेंट्स अभी रिसेंटली ही हुई हैं। अब एक बार मैं आपको परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में बता देता हूँ। इसका हेडक्वार्टर्स है हेग, नीदरलैंड्स में। ये एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये बॉडी एस्टैब्लिश हुई थी ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस इन 1899। इस बॉडी का काम है कंट्रीज़ के बीच इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विस प्रोवाइड करना। सो कंट्रीज़ इस बॉडी के पास एक दूसरे के बीच जो इश्यूज़ हैं उन्हें लेकर जाते हैं रिजॉल्व करवाने के लिए। एंड वन मोर थिंग, जो भी जजमेंट ये बॉडी देती है या फिर जो भी सॉल्यूशन ये बॉडी प्रोवाइड करती है फॉर दैट इशू, वो दोनों कंट्रीज़ पर बाइंडिंग होगा, दोनों को मानना पड़ेगा। और इंडिया इस बॉडी का मेंबर है, ठीक है। अब मैं एक बार आपको पाकिस्तान का मैप दिखा देता हूँ। पाकिस्तान लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। और जो टोटल बॉर्डर है पाकिस्तान का इंडिया के साथ वो है अराउंड 2300 किलोमीटर्स का। नेक्स्ट इज़ अ पाइपलाइन प्रोजेक्ट जिसका नाम है तापी प्रोजेक्ट। इसमें तापी की फुल फॉर्म है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, क्योंकि ये 4 कंट्रीज़ के बीच के प्रोजेक्ट है। सो बेसिकली इस प्रोजेक्ट में एक गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी फ्रॉम गालकिनिश गैस फील्ड इन तुर्कमेनिस्तान, और फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होकर ये पाइपलाइन आएगी इंडिया में फजलका तक, जो कि पंजाब में आता है। सो इस प्रोजेक्ट के थ्रू तुर्कमेनिस्तान नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करेगा टू अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। इस प्रोजेक्ट की जो फंडिंग है दिस इज़ डन बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। और अभी रिसेंटली पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने एक जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन प्लान साइन किया है टू स्पीड अप और एक्सपेडाइट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इंडिया नेपाल बायलैटरल रिलेशंस। पहले इंडिया और नेपाल के रिलेशन देखते हैं। आपको पता होगा कि इंडियंस नेपाल में विदाउट एनी वीज़ा एंटर कर सकते हैं एंड सिमिलरली नेपाल के लोग इंडिया में आ सकते हैं काम करने के लिए। सो कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस इन दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे को और एक दूसरे के सिटीजन्स को दे रखी है। सो हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया और नेपाल एक स्पेशल रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं। और ये जो इंडिया और नेपाल के बीच में स्पेशल रिलेशंस हैं, इसकी फाउंडेशन रखी गई थी एक ट्रीटी के थ्रू जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, जो कि साइन हुई थी इन 1950। इंडिया और नेपाल का ट्रेड देखा जाए तो इंडिया नेपाल का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। सो नेपाल सबसे ज़्यादा ट्रेड अगर किसी कंट्री के साथ करता है तो वो है इंडिया। और ये जो इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रेड है, इसमें इंडिया ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है। और साथ में नेपाल में जो FDI आता है सभी कंट्री से, उसमें से सबसे ज़्यादा इंडिया से आता है। सो इंडिया इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ FDI फॉर नेपाल। और डिफेंस एस्पेक्ट में देखें तो आपको इंडियन आर्मी में गोरखा रेजिमेंट के बारे में पता होगा। इस रेजिमेंट में गोरखा कम्युनिटी से सोल्जर्स रिक्रूट किए जाते हैं और ये जो गोरखा कम्युनिटी है बेसिकली नेपाल में सेटल्ड है। सो नेपालीज एज सोल्जर्स काम करते हैं इंडियन आर्मी में एंड स्पेसिफिकली इन द गोरखा रेजिमेंट। इंडिया और नेपाल के बीच एक बायलैटरल डिफेंस एक्सरसाइज भी होती है जिसका नाम है सूर्य किरण। अब एनर्जी का एस्पेक्ट देखते हैं। इंडिया और नेपाल के बीच एक पावर एक्सचेंज का एग्रीमेंट साइन किया गया था 1971 में, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो एक कंट्री में जनरेट होगी उसको दूसरा कंट्री बाय कर सकता है। जैसे कि नेपाल में किसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई तो उसको इंडिया बाय कर सकता है नेपाल से। और साथ में इन दोनों कंट्रीज़ को कनेक्ट कर दिया साउथ एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाइपलाइन। ये पाइपलाइन शुरू होती है मोतिहारी बिहार से और ये जाती है अमलेखगंज नेपाल तक। इस पाइपलाइन के थ्रू जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं फ्रॉम इंडिया टू नेपाल एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट इज हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, यानी कि वो प्रोजेक्ट्स जिनमें डैम्स बना के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जा सकती है नेपाल में, क्योंकि बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं, इसलिए जो हाइड्रो पावर जनरेट करने का पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इंडिया नेपाल को असिस्ट कर रहा है इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को बनाने में। एंड ऑन दीज लाइन्स MOU साइन हुआ दोनों कंट्रीज़ के बीच में टू डेवलप वेस्ट सेती एंड सेती रिवर प्रोजेक्ट्स एंड ऑल्सो सप्तकोशी हाई डैम प्रोजेक्ट, जो कि बनाया जाएगा कोसी रिवर पर।
रिसेंटली नेपाल के पीएम ने इंडिया में विजिट की थी और इस विजिट के दौरान कई सारे इनिशिएटिव्स और एग्रीमेंट्स साइन हुए। इनमें आते हैं एग्रीमेंट टू रिजॉल्व द बाउंड्री इशू बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री इशू है रिगार्डिंग 3 प्लेसेस। पहली है कालापानी, दूसरी है लिपू लेक और तीसरी है लिम्पियाधुरा। जो एग्रीमेंट अभी साइन हुआ है, इसके बाद इन तीनों बाउंड्री इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किए जाएंगे बाय बोथ कंट्रीज। सो नेगोशिएशंस अभी इनिशिएट होंगी आफ्टर दिस एग्रीमेंट। एक और जो एग्रीमेंट साइन हुआ है ड्यूरिंग हिज विजिट, वो था रिगार्डिंग पावर ट्रेड बिटवीन नेपाल एंड बांग्लादेश थ्रू इंडिया। यानी कि इस एग्रीमेंट के बाद नेपाल से बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफ़र किया जाएगा और ये होगा वाया इंडिया, क्योंकि नेपाल और बांग्लादेश डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से, ये दोनों कनेक्टेड हैं वाया इंडिया। इंडिया इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में आता है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ ट्राइलेटरल पावर ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश। दिस इज इन फैक्ट द फर्स्ट ट्राइलेटरल पावर ट्रेड बिटवीन दीज 3 कंट्रीज। अनदर एग्रीमेंट जो कि साइन हुआ था ड्यूरिंग नेपालीज पीएम्स विजिट टू इंडिया, वो था हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन का, जिसमें इंडिया असिस्ट करेगा नेपाल को 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, जिसमें से पहला है लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि बनेगा अरुण रिवर पर, और दूसरा प्रोजेक्ट है पाचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो कि बनेगा महाकाली रिवर पर। एक बार नेपाल का मैप देख लेते हैं। ये एक लैंडलॉक कंट्री है जो लाया करता है बिटवीन इंडिया एंड टिबेट ऑटोनॉमस रीजन विच कम्स अंडर चाइना। ये याद रखना कि नेपाल की बाउंड्री ना ही टच करती है भूटान से और ना ही बांग्लादेश से। नेपाल बॉर्डर टच करता है 5 इंडियन स्टेट से, जिसमें आते हैं उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। नेपाल का जो 75% एरिया है ये माउंटेन से कवर्ड है और बस 25% एरिया ही प्लेन्स से कवर्ड है। नेपाल में कई सारी वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक्स आती हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। एक और इन्फॉर्मेशन नेपाल को लेकर ये है कि नेपाल ने रिसेंटली सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज कर दिया है और ऐसा करने वाला नेपाल साउथ एशिया का पहला कंट्री बन गया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। देखो, बांग्लादेश इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन साउथ एशिया। ओवरऑल नहीं, बट इन साउथ एशिया इंडिया सबसे ज़्यादा ट्रेड बांग्लादेश के साथ करता है। ये जो बायलैटरल ट्रेड है बिटवीन दीज 2 कंट्रीज, अ सेक्शन और अ पोर्शन ऑफ दिस बायलैटरल ट्रेड इज डन इन इंडियन करेंसी। जो बायलैटरल ट्रेड है होता है कंट्रीज के बीच में, इन जनरल वो यूएस डॉलर्स में किया जाता है। जैसे किसी इंडियन बिजनेसमैन को एक जापानीज बिजनेसमैन से गुड्स इंपोर्ट करवाने हैं इंडिया में, तो ये जो इंडियन बिजनेसमैन है वो इन गुड्स के पैसे डॉलर्स में देगा, और जो जापानीज बिजनेसमैन है वो इन डॉलर्स को अपनी जापानीज करेंसी यानी कि येन में कन्वर्ट करवाएगा। लेकिन जो इंडिया का बायलैटरल ट्रेड है विद बांग्लादेश, इसमें अगर इंडियन बिजनेसमैन को गुड्स इंपोर्ट करवाने हैं बांग्लादेश के बिजनेसमैन से, तो फिर इस इंडियन बिजनेसमैन को डॉलर्स में पे करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी करेंसी यानी कि इंडियन रुपी में पेमेंट कर सकता है, और जो बांग्लादेशी बिजनेसमैन है वो जो कि ये गुड्स सेल कर रहा है वो इन रुपीज़ को कन्वर्ट करवा सकता है अपनी करेंसी में। सो अ परसेंटेज ऑफ बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इज डन इन इंडियन रुपीज़। अपार्ट फ्रॉम इट, ये जो बायलैटरल ट्रेड है इसमें इंडिया का ट्रेड सरप्लस है, यानी कि इंडिया जितना इंपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश से उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच कुछ रिवर्स भी फ्लो करती हैं और इन्हीं रिवर्स से रिलेटेड है कुछ वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट्स जो दोनों के बीच में हैं। एक तो एग्रीमेंट्स है टू शेयर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज रिवर्स, जैसे कि वाटर लेवल को लेकर या फ्लड्स आने की पॉसिबिलिटी को लेकर एक्सेट्रा। ये सारी इन्फॉर्मेशन ये दोनों कंट्रीज आपस में शेयर करेंगे। और साथ ही में एक फ्रेमवर्क भी बनाया है ऑन शेयरिंग वाटर्स ऑफ 6 रिवर्स। ये 6 रिवर्स हैं मनु, माहुरी, खोवाई, गोमती, धारिया और दूध कुमार। अब एनर्जी कॉर्पोरेशन में देखें तो इंडिया का एक एनर्जी प्रोजेक्ट है एट गोड्डा जो कि झारखंड में आता है। इस प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी जाएगी टू बांग्लादेश। दिस प्रोजेक्ट इज इंडियाज फर्स्ट ट्रांसनेशनल एनर्जी प्रोजेक्ट, और रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स हुई बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इसमें पहली तो ये कि एक एनुअल डिफेंस डायलॉग ऑर्गेनाइज हुआ बिटवीन बोथ कंट्रीज इन ढाका। दूसरी ये कि एक एग्रीमेंट साइन हुआ एक एग्रीमेंट साइन हुआ था इन 2018 जिसका नाम है एग्रीमेंट ऑन यूज़ ऑफ चट्टोग्राम एंड मोंगला पोर्ट। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बांग्लादेश इंडिया को अपने ये दोनों पोर्ट्स का एक्सेस देगा गुड्स मूव करने के लिए टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो इंडिया पहले तो शिप्स के थ्रू बांग्लादेश के इन दोनों पोर्ट्स पर गुड्स भेजेगा और फिर वहाँ से ये गुड्स बाय रोड इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जाएंगे। सो इससे इंडिया को एक ऑल्टरनेटिव रूट मिल गया गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए टू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। इससे पहले इंडिया को अगर गुड्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भेजने थे, ट्रांसपोर्ट करने थे, तो इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता था,
वो था वाया सिलीगुड़ी कॉरिडोर, लेकिन अब विद दिस एग्रीमेंट एक और ट्रांसपोर्ट रूट क्रिएट हो गया है विच विल गो वाया बांग्लादेश। इस एग्रीमेंट को अभी रिसेंटली ऑपरेशनलाइज कर दिया गया, मतलब ये ट्रांसपोर्ट रूट अब यूज़ में आ गया है। इंडिया बांग्लादेश के बीच एक एनर्जी पाइपलाइन भी कंस्ट्रक्ट करी गई है जिसका नाम है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। ये पाइपलाइन कनेक्ट करती है इंडिया में सिलीगुड़ी को बांग्लादेश में परबातीपुर से। ये एनर्जी पाइपलाइन पहली क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन है इंडिया और बांग्लादेश के बीच, और ओवरऑल साउथ एशिया में ये दूसरी क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन है। अब एक बार मैं आपको बांग्लादेश का मैप दिखाता हूँ। इंडिया अपना सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, जो कि है अराउंड 4096 किलोमीटर्स का। और इंडिया के स्टेट्स जो बांग्लादेश को बॉर्डर करते हैं उनमें आते हैं वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। बांग्लादेश की कोस्ट लाइन टच करती है बे ऑफ बंगाल को, और बांग्लादेश में लोकेटेड है सुंदरबंस मैनग्रोव फॉरेस्ट, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा रीजन में लोकेटेड है। दीज मैनग्रोव फॉरेस्ट आर वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। अब मैं आपको बताता हूँ अबाउट इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। IOC एक प्लेटफॉर्म है, एक फोरम है इंडियन ओशन के रीजन में जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच डिस्कशंस प्रमोट करने के लिए विद द एंड गोल ऑफ प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पीस एंड सिक्योरिटी। यानी कि IOC एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सागर SAGAR को प्रमोट करने के लिए। इसमें सागर क्या है? सागर मीन्स सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये लॉन्च हुआ था 2016 में, और इसका एम है कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन बनाना सो एज टू प्रमोट पीस, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। IOC की फर्स्ट समिट हेल्ड हुई थी सिंगापुर में 2016 में, और रिसेंटली इसकी 6th समिट हुई है जिसको इंडिया और बांग्लादेश दोनों ने मिलकर होस्ट किया है। और इस 6th समिट की थीम थी पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के अगर बायलैटरल रिलेशंस देखें तो इंडिया और श्रीलंका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था 1998 में। इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है श्रीलंका का, और इंडिया और श्रीलंका के बीच बायलैटरल ट्रेड में इंडिया के पास ट्रेड सरप्लस है, और साथ ही में इंडिया श्रीलंका का वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सोर्स भी है। इंडिया और श्रीलंका के बीच एक अकॉर्ड या फिर एक एग्रीमेंट साइन हुआ था इन 1987 जिसका नाम है इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड। इस अकॉर्ड का एम था सिविल वॉर को एंड करना जो कि श्रीलंका में चल रही थी बिटवीन तमिल एंड सिन्हाला कम्युनिटी। इस अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में 13th अमेंडमेंट करी गई, जिसके थ्रू सेल्फ गवर्नेंस का या फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का एक अरेंजमेंट बनाया गया। अगर रिसेंट डेवलपमेंट्स देखें तो इंडिया और श्रीलंका के बीच तो फिर रिसेंटली एक MOU साइन हुआ दोनों कंट्रीज़ के बीच जिसके अकॉर्डिंग UPI जो कि डिजिटल पेमेंट्स का एक प्लेटफॉर्म है, इसको श्रीलंका में ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। साथ ही में इंडियन रुपी के थ्रू भी बायलैटरल ट्रेड किया जा सकता है। यहाँ डॉलर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में इंडिया असिस्ट करेगा त्रिकोणमली जो कि श्रीलंका की एक मेजर पोर्ट सिटी है, वहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। रिसेंटली इंडिया और श्रीलंका के बीच एक फेरी सर्विस भी स्टार्ट हुई बिटवीन नगापट्टिनम इन तमिलनाडु एंड कंकेसंतुराय इन श्रीलंका। 2023 में इंडिया और श्रीलंका ने अपने रिलेशंस की 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। एक बार श्रीलंका का मैप मैं आपको दिखाता हूँ। श्रीलंका इंडिया से सेपरेटेड है थ्रू अ वाटर बॉडी जिसको पार्क स्टेट बोलते हैं। श्रीलंका की 2 कैपिटल्स हैं, एक तो है कोलंबो जो कि है एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल, और दूसरी है श्री जयावर्धनापुरा कोटे जो कि है लेजिस्लेटिव कैपिटल। श्रीलंका की लोकेशन जियो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्रीलंका के जस्ट नीचे सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है। श्रीलंका के जस्ट साउथ में सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है जहाँ से कार्गो शिप्स पास होती हैं, और इन सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन से वर्ल्ड का 2/3 ऑफ द ऑयल जो है वो गुजरता है, और वर्ल्ड के 50% कंटेनर्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। इंडिया के किंग अशोका ने अपने 2 बच्चे महेंद्र और संगमित्रा को श्रीलंका भेजा था बुद्धा की टीचिंग्स शेयर करने के लिए। ये भेजे गए थे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ किंग देवनाम्पिया टिस्सा ऑफ श्रीलंका। नेक्स्ट इज बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। इंडिया मालदीव्स का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, और इस बायलैटरल ट्रेड में इंडिया का ट्रेड सरप्लस है। एक बात आप यहाँ से नोटिस कर सकते हो कि जितने भी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं चाइना को छोड़कर, जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स, इन सभी कंट्रीज़ के साथ में इंडिया का ट्रेड सरप्लस है। ठीक है, अब इन दोनों कंट्रीज़ के बीच डिफेंस टाइज को देखते हैं। फर्स्ट, मालदीव्स की जो डिफेंस की ट्रेनिंग नीड्स हैं उसका 70% इंडिया फुलफिल करता है। सो मालदीव्स इंडिया से काफ़ी असिस्टेंस लेता है अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करने में। सेकंड, इंडिया एक कोस्ट गार्ड हार्बर बना रहा है फॉर मालदीव्स, और ये हार्बर बन रहा है मालदीव्स के एक अटॉल पे जिसका नाम है उथुरू
थुलाफालू। इस हार्बर का नाम है इकाता हार्बर, और इंडिया ने इस हार्बर की फाउंडेशन ले करी थी इन 2023। मालदीव्स और इंडिया के बीच एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है इकोवेरन। इंडिया ने पास में 2 मेजर ऑपरेशन किए थे मालदीव्स में। इसमें से पहला है ऑपरेशन कैक्टस, जो कि कंडक्ट हुआ था 1988 में, और यह ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था मालदीव्स में कू के अटेम्प्ट को काउंटर करने के लिए। और दूसरा ऑपरेशन है ऑपरेशन नीर, जो कि कंडक्ट किया गया था 2014 में, और इसका एम था मालदीव्स में वाटर क्राइसिस को टैकल करना। अगर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच डेवलपमेंट कोऑपरेशन को देखें तो इंडिया ने मालदीव्स में कई सारे इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए, जैसे कि इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इंडिया मालदीव्स को ग्रांट भी प्रोवाइड करता है फॉर हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि मालदीव्स में जनरल पब्लिक की डेवलपमेंट में काफ़ी मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। मालदीव्स पार्टनर है इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ITEC का, और इंडिया अपने एनुअल बजट का कुछ हिस्सा अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को एलोकेट करता है ग्रांट्स के रूप में। इसमें मालदीव्स भी एक कंट्री है जिसको इंडिया ग्रांट्स देता है, और जितनी ग्रांट्स इंडिया से मालदीव्स को मिलती हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखा गया है व्हेन कंपेयर टू ग्रांट्स गिवन टू अदर नेबरिंग कंट्रीज। सो हाईएस्ट इंक्रीज इन दोज ग्रांट्स विच आर गिवन बाय इंडिया टू मालदीव्स। साथ ही में इंडिया कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी इंप्लीमेंट कर रहा है मालदीव्स में, जिसका नाम है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। मालदीव्स में जितने भी कंट्रीज से टूरिस्ट आते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इंडिया से आते हैं। इंडिया और मालदीव्स के बीच वीज़ा फ्री ट्रैवल का अरेंजमेंट है, यानी कि अगर आपको मालदीव्स ट्रैवल करना है इंडिया से तो वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया और मालदीव्स के बीच में ओपन स्काई एग्रीमेंट भी है। ये ओपन स्काई एग्रीमेंट क्या चीज़ है? ये एग्रीमेंट बेसिकली एयरलाइंस को राइट्स या फिर परमिशन देता है पैसेंजर्स और कार्गो प्लेन्स फ्लाई करने की बिटवीन बोथ कंट्रीज विदाउट एनी लिमिट ऑन द नंबर ऑफ फ्लाइट्स। यानी कि एयरलाइंस बिना किसी लिमिट के कितनी भी फ्लाइट्स दोनों कंट्रीज़ के बीच में उड़ा सकते हैं। सो इससे जो एयर कनेक्टिविटी है बिटवीन द टू कंट्रीज़ वो काफ़ी डेवलप होगी, एंड द कंट्रीज़ विल बी कनेक्टेड इन अ बेटर मैनर विद ईच अदर। और क्योंकि ये एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, देयरफॉर देयर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ फ्लाइट्स बिटवीन दीज टू कंट्रीज़। रिसेंटली इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस में काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं, और इसका रीज़न है मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट जिनका एक एंटी इंडिया स्टांस है, और ये इंडिया की प्रेजेंस नहीं चाहते मालदीव्स में। सो इन लाइन विद दिस इन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया था जिसका नाम है इंडिया आउट कैंपेन। इस कैंपेन का प्राइमरी एम है जो इंडियन ट्रूप्स और इंडियन मिलिट्री के लोग प्रेजेंट हैं मालदीव्स में उनको मालदीव से हटाना। एक बार मालदीव्स का मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। मालदीव्स बना है एक सीरीज़ ऑफ आइलैंड से, और ये आइलैंड्स बेसिकली कोरल अटॉल्स हैं, कोरल्स के थ्रू बने हैं। ये सब आइलैंड्स काफ़ी लो लाइंग है, यानी कि सी लेवल से कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, और इसलिए मालदीव्स काफ़ी वल्नरेबल है सी लेवल राइज से, जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। मालदीव सेपरेटेड है इंडिया के लक्षद्वीप आइलैंड से थ्रू द 8 डिग्री चैनल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। मलेशिया इंडिया का एक एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर है 2015 से। इन दोनों कंट्रीज़ के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट CECA साइन हुआ था 2010 में। और ऐसे 3 कंट्रीज़ हैं जहाँ से इंडिया सबसे ज़्यादा पाम ऑयल इंपोर्ट करता है। मलेशिया उनमें से एक कंट्री है, बाकी 2 हैं इंडोनेशिया और थाईलैंड। रिसेंटली इंडिया और मलेशिया के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसके अकॉर्डिंग जो बायलैटरल ट्रेड है होगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उसके लिए इंडियन रुपीज़ का यूज़ किया जा सकता है अपार्ट फ्रॉम डॉलर्स। इंडिया और मलेशिया के बीच एक डिफेंस एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है हरी माऊ शक्ति। एक बार मैं आपको मलेशिया का मैप दिखा देता हूँ। मलेशिया साउथ ईस्ट एशिया रीजन में आता है, और ये कंट्री आसियान ग्रुप का मेंबर है। मलेशिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया और ब्रुनेई। और जो वाटर बॉडीज़ मलेशिया को टच करती हैं इनमें आती हैं साउथ चाइना सी, मलाका स्ट्रेट, सुलू सी और सेलेबस सी। मलेशिया जो कंट्री है ये बेसिकली 2 रीजन्स में डिवाइडेड है, वेस्ट मलेशिया और ईस्ट मलेशिया। वेस्ट मलेशिया मेनली पेनिनसुला का पार्ट है, वेस्ट मलेशिया मले पेनिनसुला का पार्ट है, और ईस्ट मलेशिया लोकेटेड है बोर्नियो आइलैंड पर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट बायलैटरल रिलेशंस व्हिच इज बिटवीन इंडिया एंड फिलीपींस। इंडिया और फिलीपींस के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए थे 1949 में। लेकिन जो कल्चरल रिलेशंस हैं बिटवीन इंडिया एंड फिलीपींस वो काफ़ी पुराने हैं। फिलीपींस में एक इंस्क्रिप्शन फाउंड हुआ था जिसका नाम है लगूना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन कावी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, और ये जो कावी स्क्रिप्ट है ये इवॉल्व हुई है पल्लवा स्क्रिप्ट से, विच इज़ वन ऑफ द ब्राह्मिक स्क्रिप्ट जो कि इंडियन स्क्रिप्ट है।
फिलीपींस में रामायण का एक लोकलाइज्ड वर्जन भी बना था और इस वर्जन का नाम था महारादिया लवाना। और जहाँ तक डिफेंस कोऑपरेशन की बात है, इंडिया और फिलीपींस के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 2022 में, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल्स सेल करेगा। और ये दोनों कंट्रीज़ की नेवी वर्क कर रही है हाइड्रोग्राफिक कोऑपरेशन पर। हाइड्रोग्राफी मीन्स वाटर बॉडीज़ जैसे कि ओशंस और सीज, इनकी स्टडी करना। सो इंडिया और थाईलैंड की नेवीज मिलकर वाटर बॉडीज़ को स्टडी कर रही हैं। रिसेंटली इंडिया और फिलीपींस की नेवीज मिलकर वाटर बॉडीज़ को स्टडी कर रही हैं। रिसेंटली इंडिया और फिलीपींस के बीच जॉइंट कमीशन ऑन बायलैटरल कोऑपरेशन की 5th मीटिंग हुई थी, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि दोनों कंट्रीज़ अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को एक्सपैंड करेंगे। एक बार मैं आपको फिलीपींस का मैप दिखा देता हूँ। फिलीपींस एक आर्किपेलागो है जो कि लोकेटेड है साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन के बीच में। फिलीपींस बहुत सारे आइलैंड्स से मिलकर बना है, लेकिन ये जो सारे आइलैंड्स हैं जो फिलीपींस को फॉर्म करते हैं, इनको 3 आइलैंड ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ये 3 ग्रुप्स हैं लाजोन, विसायास और मिंदानाओ। फिलीपींस को जो वाटर बॉडी टच करती है, इसमें आती है फिलीपीन सी, सेलेबस सी, सुलू सी और साउथ चाइना सी। नेक्स्ट बायलैटरल पार्टनरशिप है इंडिया और सऊदी अरेबिया। इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए थे 1947 में, और 2010 से ये दोनों कंट्रीज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में आए थे। सो सऊदी अरेबिया इज़ वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ऑफ इंडिया। इंडिया सऊदी अरेबिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और सऊदी अरेबिया इंडिया का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। जो बायलैटरल ट्रेड है दोनों कंट्रीज़ के बीच, इसमें इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है और सऊदी अरेबिया ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है। सो इंडिया का इम्पोर्ट ज़्यादा है सऊदी से इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट्स। और इंडिया सऊदी अरेबिया से जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करता है, दैट इज़ क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सऊदी अरेबिया इंडिया का 3rd बिगेस्ट सोर्स है क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। ठीक है, सऊदी अरेबिया में ऑलमोस्ट 2.4 मिलियन इंडियंस काम करते हैं और इसलिए सऊदी से इंडिया में रेमिटेंस भी काफ़ी आती है। सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच एक बायलैटरल एक्सरसाइज भी होती है जिसका नाम है अल वाहिद अल हिंद। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सऊदी अरेबिया और इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में है। सो इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के चलते एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम है इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल। ये बॉडी बनाई गई थी 2019 में और इसका एम है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बायलैटरल रिलेशंस को डेवलप करना। इस काउंसिल के 2 मेन पिलर्स हैं, कमेटी ऑन पॉलिटिकल सिक्योरिटी, सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन और कमेटी ऑन इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट्स। इंडिया के अलावा सऊदी अरेबिया ने ऐसी पार्टनरशिप काउंसिल्स फॉर्म कर रखे हैं विद 3 मोर कंट्रीज़। ये 3 कंट्रीज़ हैं यूके, फ्रांस और चाइना। रिसेंटली इंडियन पीएम और सऊदी क्राउन प्रिंस ने चेयर किया था इस पार्टनरशिप काउंसिल के फर्स्ट समिट लेवल मीटिंग को। एक बार मैं आपको सऊदी अरेबिया का मैप दिखाता हूँ। ये कंट्री मिडल ईस्ट में लोकेटेड है और ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान और येमेन। और जो वाटर बॉडीज़ इसको टच करती हैं उनमें आती हैं रेड सी, गल्फ ऑफ अकाबा और पर्शियन गल्फ। और जो पूरा अरेबियन पेनिनसुला है, इसका 80% हिस्सा सऊदी अरेबिया के अंडर आता है। सऊदी अरेबिया में इस्लाम की 2 सबसे होलीएस्ट साइट्स लोकेटेड हैं, मक्का और मदीना। एक आखिरी चीज़, ये जो अरेबियन पेनिनसुला है ये मोस्टली डेजर्ट एरिया है और इस डेजर्ट का नाम है रुबल खली, और ये डेजर्ट मोस्टली सऊदी अरेबिया में ही लोकेटेड है। नेक्स्ट इज बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूएई। यूएई इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और इंडिया की 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। और सऊदी अरेबिया की तरह यूएई के साथ भी इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है। अगर डिफेंस कॉपरेशन देखा जाए तो इंडिया और यूएई के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है डेजर्ट ईगल। और इंडियन डायस्पोरा जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा है वो है यूएई, यानी कि जितने भी इंडियंस इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, सेटल्ड हैं, उनमें से यूएई में सबसे ज़्यादा है। इंडिया और यूएई दोनों I2U2 और IMEC कॉरिडोर का पार्ट है। और रिसेंटली इसरो ने यूएई की फर्स्ट नैनो सैटेलाइट जिसका नाम है नाइफ 1, इसको भी लॉन्च किया। 2022 में इंडिया और यूएई के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट या फिर CEPA। CEPA ट्रेडिशनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से थोड़ा अलग होता है इन द सेंस दैट CEPA एक ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट होता है, यानी कि जहाँ पर FTA के थ्रू एक लिस्ट ऑफ गुड्स पर टैरिफ या फिर ड्यूटी कम करी जा सकती है। वहीं CAPA में ना ही सिर्फ गुड्स लेकिन और भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जैसे कि सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, IPR, डिस्प्यूट्स एक्सेट्रा, ये सब भी कवर्ड होते हैं। काम तो CAPA का FTA वाला ही है कि इकोनॉमिक कॉपरेशन इंक्रीज़ करना 2 कंट्रीज़ के बीच में, लेकिन CAPA कई ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है क्योंकि ये कई सारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स कवर करता है।
CAPA के बीच CAPA बिटवीन दीज टू कंट्रीज साइन हुआ था 2022 में, और इस एग्रीमेंट के साथ एक बॉडी भी फॉर्म हुई थी जिसका नाम है इंडिया UAE CEPA काउंसिल। इस काउंसिल का काम है इंडिया और UAE के बीच CEPA को इम्प्लीमेंट और सुपरवाइज करना। UAE के साथ साथ इंडिया ने CEPA दो और कंट्रीज़ के साथ साइन किया है, ये हैं जापान और साउथ कोरिया। अब UAE से इंडिया में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट साइन किया है UAE के साथ, जो कि एक्सपायर होगा 2024 में, और इस एग्रीमेंट को रिप्लेस करेगी एक ट्रीटी जिसको इंडियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है, और इस ट्रीटी का नाम है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। अब बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट या फिर ये जो नई ट्रीटी है जो इस एग्रीमेंट को रिप्लेस करेगी, इसके अकॉर्डिंग इंडिया एक कमिटमेंट देगा टू प्रोटेक्ट ऑल द इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम UAE इनटू इंडिया। जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होंगी UAE से इंडिया में, दोज विल बी प्रोटेक्टेड। सो इससे जो इन्वेस्टर्स हैं UAE में, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का, और इससे इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी। ये जो एग्रीमेंट या ट्रीटी है ये रेसिप्रोकल एग्रीमेंट है, यानी कि सिर्फ इंडिया ही UAE से इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट करने की कमिटमेंट नहीं देगा, बल्कि UAE भी कमिटमेंट देगा इंडिया को। सो दोनों कंट्रीज एक दूसरे के इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। इंडिया ने ऐसी सिमिलर बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन कर रखे हैं विद मोर देन 80 कंट्रीज़। ये जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ हैं विद ऑल दीज कंट्रीज़, ये बेस्ड हैं ऑन अ मॉडल BIT फ्रेमवर्क, जो कि फॉर्म हुआ था 1993 में। लेकिन इस फ्रेमवर्क को रिप्लेस किया गया 2015 में विद अ न्यू मॉडल BIT फ्रेमवर्क। और भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं इंडिया और UAE के बीच, जिनमें आती है MOU फॉर एस्टैब्लिशिंग IIT दिल्लीज कैंपस इन अबू धाबी। ये IIT दिल्ली का सेकंड कैंपस होगा आउटसाइड इंडिया, पहला कैंपस था इन तंजानिया। डॉलर्स की जगह अपनी खुद की करेंसी में ट्रेड करने के लिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ है टू एस्टैब्लिश लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। साथ ही में एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ टू लिंक इंडियाज़ UPI विद UAE's इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म, और रुपए डोमेस्टिक कार्ड स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा UAE में, और इसके लिए NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और अल एतिहाद पेमेंट्स के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ। अब मैं आपको UAE का मैप दिखाता हूँ एक बार। UAE लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद सऊदी अरेबिया एंड ओमान, और जो वाटर बॉडीज़ UAE को टच करती हैं इनमें आती हैं पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और गल्फ ऑफ ओमान। UAE कंट्री 7 एमिरेट्स का एक ग्रुप है। ये 7 एमिरेट्स 7 स्टेट्स या प्रोविंसेस की तरह आप समझ लो, और इनमें से हर एक एमिरेट्स की अपनी एक रॉयल फैमिली है, लेकिन ये सातों UAE एज अ कंट्री के फ्रेमवर्क के अंडर ही काम कर रहे हैं। ये 7 एमिरेट्स हैं अबू धाबी जो कि लार्जेस्ट एमिरेट है, दुबई, शारजाह, अजमान, उम्मुल कुवैन, रसल खाइमा और फुजायरा। UAE एक डेजर्ट एरिया है, और इसमें कई सारे ओएसिस हैं, जिनमें अल आइन नाम का एक ओएसिस भी आता है जो कि लोकेटेड है अबू धाबी में। अब आपको मैं कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन एक मल्टीनेशनल मैरीटाइम पार्टनरशिप है, यानी कि वेरियस कंट्रीज़ जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है उनकी नेवीज़ के बीच में ये पार्टनरशिप है, और ये फोकस करती है मैरीटाइम डोमेन में कुछ क्राइम्स को कंटेन करने के लिए, जैसे कि नार्कोटिक्स, स्मगलिंग, पायरेसी एक्सेट्रा। इसका हेडक्वार्टर्स बहरीन में है, और इस ऑर्गेनाइजेशन को कमांड करता है US नेवी का वाइस एडमिरल। US नेवी में सेकंड हाईएस्ट पोस्ट होती है, सो जो भी बंदा इस पोस्ट पर बैठेगा वो इस ऑर्गेनाइजेशन को हेड करेगा। इंडिया भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, और UAE इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था, लेकिन रिसेंटली विड्रॉ किया है UAE ने फ्रॉम दिस ग्रुप। सो अब UAE इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट बायलैटरल रिलेशंस आर इंडिया एंड USA। अगर इंडिया और USA के ट्रेड रिलेशंस देखें तो USA इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, यानी कि इंडिया सबसे ज़्यादा ट्रेड किसी कंट्री के साथ करता है तो वो है USA। जो टोटल ट्रेड है इंडिया और USA के बीच वो है अराउंड $128 बिलियन का, और इस ट्रेड में इंडिया का सरप्लस है, यानी कि इंडिया जितना इंपोर्ट करता है USA से उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है USA को, एंड बिकॉज ऑफ दिस USA इज़ अ मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया। इंडिया और USA के बीच ट्रेड प्रमोट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया 2005 में, जिसका नाम है इंडिया US ट्रेड पॉलिसी फोरम। अगर इन दोनों कंट्रीज़ के डिफेंस टाइज को देखें तो USA इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है आफ्टर रशिया एंड फ्रांस। इंडिया अपने डिफेंस से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स और वेपन्स इंपोर्ट करता है, इसमें से 45% रशिया से आते हैं, 29% फ्रांस से आते हैं, और 11% USA से आते हैं। इंडिया और USA के बीच कई तरह की मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी होती हैं। इनमें आती है युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार, मालाबार एक्सेट्रा। और इंडिया ने 4 तरह के एग्रीमेंट्स भी साइन कर रखे हैं
जिनके थ्रू यूएसए और इंडिया के बीच डिफेंस कोऑपरेशन इंप्रूव होगा। ये 4 एग्रीमेंट्स हैं। लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट LEMOA जो कि साइन हुआ था 2016 में। सेकंड है कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कॉमकासा जो कि साइन हुआ था 2018 में। थर्ड है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो कि साइन हुआ था 2019 में। और आखिरी है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो कि साइन हुआ था 2020 में। जो इंडियन डायस्पोरा है यूएसए में, ये सेकंड लार्जेस्ट इमिग्रेंट ग्रुप है इन द कंट्री आफ्टर मैक्सिकन डायस्पोरा। रिसेंटली इंडियन पीएम ने यूएसए में विजिट किया था ऑन एन ऑफिशियल स्टेट विजिट। इस तरह की ऑफिशियल स्टेट विजिट किसी भी इंडियन पीएम की सिर्फ दूसरी बार है, सिर्फ 2 बार हुई है पास्ट में, ये तीसरी बार है। तो जो 2 बार पास्ट में हुई है, ये हुई है एक तो 1969 में और दूसरी हुई थी 2009 में, और ये 2023 में थर्ड टाइम हुई है बस। ऐसा नहीं है कि इंडियन पीएम सिर्फ तीसरी बार यूएसए गए हैं, लेकिन यूएस जो कंट्री है वो एक लीडर की यूएस विजिट को ऑफिशियल स्टेट विजिट का स्टेटस देता है, उसकी इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए। सो ये 2023 में जो पीएम मोदी की विजिट हुई है यूएसए में, इसको यूएसए ने ऑफिशियल स्टेट विजिट का स्टेटस दिया। और इससे पहले सिर्फ 2 बार ही किसी इंडियन पीएम की यूएस की विजिट को ऑफिशियल स्टेट विजिट का स्टेटस मिला हुआ है। इस विज़िट के आउटकम्स मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इस विज़िट में एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग लॉन्च किया गया टू इंक्रीज कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए इन ट्रेड डोमेन। एक MOU साइन किया गया ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाई गई जिसका काम है ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क ओपन RAN सिस्टम को डेवलप करना। ओपन RAN सिस्टम एक तरह का मोबाइल नेटवर्क आर्किटेक्चर है जिसके थ्रू मोबाइल नेटवर्क्स बिल्ड करे जा सकते हैं यूजिंग सब कंपोनेंट्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ वेंडर्स। ये अलग है फ्रॉम द करंट मोबाइल नेटवर्क आर्किटेक्चर जिसको बनाने में जो सब कंपोनेंट्स यूज होते हैं उनको प्रोक्योर किया जाता है फ्रॉम अ सिंगल वेंडर। इसके साथ साथ इस विजिट में इंडो यूएस क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म भी एस्टैब्लिश किया गया टू इंक्रीज कोऑर्डिनेशन बिटवीन बोथ कंट्रीज इन क्वांटम मैकेनिक्स फील्ड। एक इनिशिएटिव जिसका नाम है इनोवेशन हैंडशेक इनिशिएटिव, इसको भी लॉन्च किया गया। इस इनिशिएटिव के थ्रू दोनों कंट्रीज़ के बीच टेक्नोलॉजी के फील्ड में कोऑपरेशन इंक्रीज किया जाएगा, स्पेशली क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में। और ये इनिशिएटिव प्रमोट करेगा इन दोनों कंट्रीज़ के बीच एक एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव को जिसका नाम है US इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ ICET। ये जो ICET इनिशिएटिव है ये लॉन्च हुआ था 2023 में, और इस इनिशिएटिव के थ्रू डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ में कॉपरेशन इंक्रीज़ किया जाएगा, और साथ में इन दोनों कंट्रीज़ के बीच स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप को भी इंक्रीज़ किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज़ वो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जिनका यूज़ होता है डिफेंस के फील्ड में। तो ऐसी डिफेंस रिलेटेड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने के लिए कॉपरेशन इंक्रीज़ किया जाएगा बिटवीन कंपनीज एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ बोथ कंट्रीज़। एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया गया रिन्यूएबल एनर्जीज़ के फील्ड में कॉपरेशन इंक्रीज़ करने के लिए, और इस इनिशिएटिव का नाम है इंडिया यूएस न्यू एंड इमर्जिंग रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज एक्शन प्लेटफॉर्म RETAP। और अगर आपको याद होगा तो यूएसए ने कुछ टाइम पहले एक नया ग्रुप फॉर्म किया था जिसका नाम था मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। इस ग्रुप का काम है क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई चेन है पूरे वर्ल्ड में उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इन्वेस्टमेंट गैदर करना फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्सेज। इस ग्रुप में टोटल 12 कंट्रीज आते हैं और साथ में EU भी इंक्लूडेड है। ये 12 कंट्रीज़ हैं USA, कनाडा, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अब ड्यूरिंग PM मोदी इज विजिट टू USA, इंडिया को इस ग्रुप का 13th मेंबर बनाया गया है। अनदर थिंग इज US ने डिसाइड किया है इंडिया में 2 और कॉन्सुलेट्स ओपन करने का इन बेंगलुरु एंड अहमदाबाद, और इंडिया अपनी एक नई कॉन्सुलेट ऑपरेशनलाइज करेगा सियाटल में। एंड लास्टली इंडिया और USA ने इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट साइन किया है। ये एग्रीमेंट रिप्लेस करेगा या फिर सुपरसीड करेगा ऐसा ही एक इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट को जो कि साइन किया गया था 1997 में। ये जो नया एग्रीमेंट है ये एक रिक्वायरमेंट है, ये एक प्री रिक्विजिट है डेवलपमेंट फाइनेंस कोऑपरेशन DFC को ऑपरेट करने के लिए बिटवीन इंडिया एंड USA। DFC बेसिकली US की एक बॉडी है जिसका काम है कंट्रीज़ को डेवलपमेंट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करना, and to make sure DFC keep working in India and help India to secure development related investments, इंडिया और USA के बीच IIA एग्रीमेंट का साइन होना ज़रूरी था। और इंडिया रिसेंटली USA के फार्मास्यूटिकल रिलेटेड फ्रेंड शोरिंग ग्रुप का पार्ट भी बना है। अब ये फ्रेंड शोरिंग ग्रुप क्या चीज़ है? देखो, कोविड के कारण जो सप्लाई चेन्स थी वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई,
क्योंकि चाइना शट डाउन हो गया था और इससे ये रियलाइज़ हुआ कि सभी कंट्रीज़ चाइना पर कितना डिपेंडेंट है, क्योंकि सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है और सारी सप्लाई चेन चाइना से लिंक होती है। तो यूएसए ने ये सोचा कि इन सप्लाई चेन्स को चाइना से हटा के या तो अपने कंट्री में वापस लाएं, या फिर अगर पूरी तरह से ये पॉसिबल ना हो तो कम से कम उन कंट्रीज़ में तो लेके जाएं जो यूएस के फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं। इससे कम से कम चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो तो कम होगी, क्योंकि चाइना वैसे भी यूएसए का एक एनिमी कंट्री है। सो दिस इज़ द होल कंसेप्ट बिहाइंड फ्रेंड शोरिंग की मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ और उससे रिलेटेड जो सप्लाई चेन्स हैं उनको अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ में प्लेस किया जाए, ताकि कल को किसी चाइना जैसी एनिमी कंट्री पर डिपेंड ना होना पड़े। लेकिन ये सप्लाई चेन्स फ्रेंडली कंट्रीज़ में स्प्रेड कैसे होंगी? जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं इनको एनकरेज किया जाएगा टू स्प्रेड मैन्युफैक्चरिंग विद इन दिस ग्रुप ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज़। अब देखो, हर मटेरियल की, हर प्रोडक्ट की अपनी अलग सप्लाई चेन होती है। जैसे कि मेडिसिन की अपनी अलग सप्लाई चेन है और फ़ोन्स की, मोबाइल फ़ोन्स की मैन्युफैक्चरिंग की अपनी अलग सप्लाई चेन है। सो फ्रेंड शोरिंग में कई तरह की सप्लाई चेन्स को फ्रेंड शोर करने की कोशिश करी जा रही है, जिनमें से फार्मास्यूटिकल या फिर मेडिसिन से रिलेटेड जो सप्लाई चेन है, इनमें यूएसए ने इंडिया को रिसेंटली इंक्लूड किया है। सो विद दिस इंडिया में मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो सकती है, और साथ में इंडिया विल बी वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे फार्मा सप्लाई चेन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। फ्रेंड शोरिंग तो आपको पता चल गया, लेकिन इस टर्म से रिलेटेड दो और टर्म्स हैं। पहली है ऑफ शोरिंग। इसमें जब कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को शिफ्ट करती हैं टू दोज कंट्रीज जहां लेबर कॉस्ट कम है, क्योंकि इससे जो ओवरऑल कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग की वो कम होगी। सो दिस इज ऑफ शोरिंग। दूसरा है रीशोरिंग। रीशोरिंग ऑफ शोरिंग का बिल्कुल ऑपोजिट है। रीशोरिंग में मैन्युफैक्चरिंग जो पहले उन कंट्रीज़ में हो रही थी जहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है, वो अब वापस से अपने खुद के कंट्रीज़ में होगी। सो मैन्युफैक्चरिंग इज ब्रॉट बैक टू द होम कंट्री, ठीक है, इन रीशोरिंग। सो बेसिकली तीन तरह के टर्म्स हैं: ऑफ शोरिंग, रीशोरिंग एंड फ्रेंड शोरिंग। आई होप आपको इन तीनों का मतलब समझ आ गया होगा। अब एक बार मैं आपको यूएसए का मैप दिखा देता हूँ। यूएसए फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में आफ्टर रशिया, कनाडा एंड चाइना। यूएसए लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद कनाडा एंड मेक्सिको। यूएसए में टोटल 50 स्टेट्स हैं, जिनमें हवाई आइलैंड्स जो कि पैसिफिक ओशन में आते हैं और अलास्का भी आता है। यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर 5 लेक्स आती हैं, जिन्हें ग्रेट लेक्स भी बोला जाता है। ये लेक्स हैं लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक मिशिगन, लेक एरी और लेक ओंटारियो। यूएसए के वेस्ट में आता है पैसिफिक ओशन, और ईस्ट में आता है अटलांटिक ओशन, और साउथ में आता है गल्फ ऑफ मेक्सिको। अब एक बार यूएसए और इंडिया के बीच डिफेंस रिलेशंस में मेजर डेवलपमेंट्स देखते हैं। रिसेंटली यूएस इंडिया डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम या फिर इंडस एक्स लॉन्च किया गया। इस इनिशिएटिव का एम है इंडिया और यूएसए के बीच जो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी को लेकर पार्टनरशिप है उसको एक्सपैंड करना। और ये कैसे? बाय एक्सपैंडिंग कोऑपरेशन बिटवीन बोथ कंट्रीज इन कटिंग एज टेक्नोलॉजी। साथ ही में एक एग्रीमेंट साइन हुआ टू को प्रोड्यूस GE414 जेट इंजन। दोनों कंट्रीज अब मिलकर GE414 जेट इंजन, जो कि एक टर्बोफैन इंजन है, इसको मैन्युफैक्चर करेंगे। और इंडिया यूएसए से बाय करेगा MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स, जो कि हैं हाई ऑल्टीट्यूड लो एंड्योरेंस HALE ड्रोन्स। एक चीज़ और डिसाइड हुई है कि इंडिया और यूएसए के बीच नेगोशिएशंस इनिशिएट होंगी रिगार्डिंग सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट और रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट। सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट क्या होता है? इस अरेंजमेंट के थ्रू जो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स साइन हुए हैं, उनकी डिलीवरी प्रायोरिटी बेसिस पर रिक्वेस्ट करी जा सकती है कि भाई कुछ पर्टिकुलर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि उन एग्रीमेंट्स में जो इक्विपमेंट्स डिलीवर करने की बात करी गई है, उनका प्रायोरिटी बेसिस पर कंप्लीट करना और इन इक्विपमेंट्स को डिलीवर करना। और रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट के थ्रू जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं उनकी कॉम्प्लीमेंट्री एक्विजिशन करी जा सकती है। यानी कि अगर कोई इक्विपमेंट इंडिया यूएसए से बाय कर रहा है तो फिर कुछ यूएसए भी इंडिया से प्रोक्योर करेगा। सो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, कुछ आप मुझसे लो, कुछ मैं आपसे लूँगा। अब यूएसए ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया 2022 में, जिसका नाम है क्वाड इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव का एम है फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक को प्रमोट करना। और ये इनिशिएटिव ये एम कैसे अचीव होगा? इस इनिशिएटिव के थ्रू जो यूएसए के फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, उनको आपस में यूएस मेड टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा, ताकि एक बेटर कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो सके बिटवीन ऑल दीज कंट्रीज़। और आपस में कनेक्ट होने के बाद ये सारे कंट्रीज़ एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में इंडो पैसिफिक की जो मैरीटाइम सिचुएशन है, एक दूसरे को उसके ऊपर अपडेट रखेंगे।
इससे जो रियल टाइम मैरीटाइम अवेयरनेस है सभी कंट्रीज़ की, वो इंक्रीज़ होगी और ये चीज़ काम करेगी टुवर्ड्स अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। इंडिया भी इस इनिशिएटिव का पार्ट है। अब एक बार देखते हैं इंडिया और यूएस के बीच में स्पेस रिलेशंस को। रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसके थ्रू नासा एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को, with the end goal of launching a joint effort to the International Space Station. सेकेंडली, इंडिया ने रिसेंटली आर्टेमिस अकॉर्ड्स को साइन किया है और इससे इंडिया इस अकॉर्ड्स को ज्वाइन करने वाला 27th मेंबर बन गया है। ये अकॉर्ड्स हैं क्या बेसिकली? अब देखो, कंट्रीज़ के बीच एक रेस चल रही है आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने की। बहुत सारे कंट्रीज एम कर रहे हैं मून, मार्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स या फिर आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने का। लेकिन ऐसी एक्सप्लोरेशन के एफर्ट्स को रेगुलेट करने के लिए कोई सेट ऑफ रूल्स या फिर स्टैंडर्ड्स नहीं है। हर कंट्री को जैसा समझ में आ रहा है वैसा कर रहा है। तो एक एनार्की जैसी सिचुएशन है एट प्रेजेंट स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर। इसको टैकल करने के लिए ये अकॉर्ड्स बनाए गए। इन अकॉर्ड्स का बेसिक एम है एक सेट ऑफ कॉमन प्रिंसिपल्स फॉर्म करना जो कि डील करेंगे विद सिविल एक्सप्लोरेशन रिलेटेड टू मून, मार्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, आउटर स्पेस एक्सेट्रा। जो कंट्रीज इन अकॉर्ड्स को साइन करेंगे उन कंट्रीज़ को इन सेट ऑफ कॉमन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। इन कॉमन प्रिंसिपल्स में आते हैं अपने कंट्री की नेशनल स्पेस पॉलिसी और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो एक्सप्लोरेशन से मिली है उसको शेयर करना विद अदर कंट्रीज़। दूसरा, जो कंट्री स्पेस में कोई रॉकेट भेज रहा है उसे ये इंश्योर करना है कि इस प्रोजेक्ट के कारण अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोई डेब्रिस एक्यूमुलेट ना हो। डेब्री में क्या आता है, क्या हो सकता है? बड़े बड़े रॉकेट्स के पीसेस या फिर ख़राब सैटेलाइट के पीसेस एक्सेट्रा। ये डेब्री जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर देती है और फ्यूचर में काफ़ी डेंजरस साबित हो सकती है क्योंकि इससे क्लैशेस या फिर कोलिजन्स होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। सो एक तो ये हो गया इस अकॉर्ड में कि कंट्रीज़ को इंश्योर करना है उनके स्पेस प्रोजेक्ट्स के कारण अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोई डेब्री एक्यूमुलेट ना हो, और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना है कि स्पेस मिशंस के बाद जो स्पेसक्राफ्ट्स हैं उनका सेफ और टाइमली डिस्पोजल किया जा सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कंट्रीज़ को इंश्योर करना है कि हमारी यानी कि ह्यूमैनिटी की आउटर स्पेस की जो हेरिटेज है वो प्रिजर्व रखी जाए, वो प्रिजर्व करके रखी जाए। आउटर स्पेस की हेरिटेज में आते हैं जैसे कि हिस्टोरिक लैंडिंग साइट्स एक्सेट्रा, इनको प्रिजर्व करके रखना है। एंड लास्टली, जो एमओयूज या फिर ट्रीटीज होंगी आउटर स्पेस से रिलेटेड इन फ्यूचर, वो होनी चाहिए इन लाइन विद आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967। ये कुछ प्रिंसिपल्स थे जो कि इम्प्लीमेंट किए जाएंगे इन अकॉर्ड्स के थ्रू। ये अकॉर्ड्स एस्टैब्लिश किए गए बाय द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट एंड नासा इन 2020। इन अकॉर्ड्स को टोटल 28 कंट्रीज ने साइन किया है जिनमें इंडिया वॉज द 27th कंट्री टू साइन इट। और इन अकॉर्ड्स को सभी मेजर स्पेस प्रोग्राम्स वाले कंट्रीज ने साइन किया है एक्सेप्ट फॉर चाइना। चाइना अभी तक इसका पार्ट नहीं बना है। एक और बात याद रखना कि इस आर्टेमिस प्रोग्राम के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो एक स्पेस स्टेशन बिल्ड करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और इस स्पेस स्टेशन का नाम होगा लूनर गेटवे। इंडिया इस अकॉर्ड को साइन करने के लिए इंडिया इस अकॉर्ड को साइन करने के बाद अब इस स्पेस स्टेशन के प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट, बायलैटरल रिलेशंस हैं बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए थे 1947 में। कनाडा में वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा रहती है जो कि कॉन्स्टिट्यूट करती है 3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ कनाडा को। और दोनों कंट्रीज़ के बीच सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ था 2010 में। रिसेंटली इंडिया और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक टेंशंस बढ़ी बिकॉज कनाडा ने इंडिया को एक्यूज़ किया है एक कैनेडियन सिटीजन की असैसिनेशन के केस में। ये जो एक्यूजेशन है इंडिया के ऊपर जो कनाडा ने करी है, ये बेस्ड ऑन द इंटेलिजेंस शेयर्ड बाय फाइव आइज अलायंस। अब ये फाइव आइज अलायंस क्या है? ये 5 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिनमें आते हैं यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा। इस ग्रुप के थ्रू इन 5 कंट्रीज़ की इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे कि यूएसए की CIA, यूके की MI6 एक्सेट्रा, ये एजेंसीज एक दूसरे से इंटेलिजेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। ये ग्रुप इवॉल्व हुआ है थ्रू एन एग्रीमेंट बिटवीन यूएसए एंड यूके जो कि साइन हुआ था इन 1946 और जिसके थ्रू ये दोनों कंट्रीज आपस में इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। इस एग्रीमेंट का ऑफिशियल नेम है 1946 यूके यूएसए एग्रीमेंट फॉर शेयरिंग सिग्नल्स इंटेलिजेंस। ठीक है। इस ग्रुप के अंडर एक बॉडी आती है जिसका नाम है फाइव आइज इंटेलिजेंस ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल। इस बॉडी का काम है इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स को रिव्यू करना और ओवरसी करना।
इसी ग्रुप के इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बेसिस पर कनाडा ने इंडिया को एक्यूज़ किया है उसके एक सिटीजन को मारने का। इन रिटालिएशन इंडिया ने कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को इंडिया छोड़ने का ऑर्डर दिया। कनाडा ने वापस तो बुला लिया अपने 41 डिप्लोमेट्स को, लेकिन कनाडा ने इसके ऊपर भी प्रोटेस्ट किया ये बोलकर कि ये ऑर्डर वियना कन्वेंशन के प्रोविजंस को वायलेट करता है। अब वियना कन्वेंशन क्या है? वियना कन्वेंशन के थ्रू कंट्रीज़ के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने के लिए और मेंटेन करने के लिए रूल्स और प्रोटोकॉल्स एस्टैब्लिश करी गई। इन अदर वर्ड्स, वियना कन्वेंशन एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टैब्लिश, मेंटेन और टर्मिनेट करने में। ये कन्वेंशन साइन हुई थी 1961 में, और 1964 में दिस कन्वेंशन केम इनटू फोर्स। ये कन्वेंशन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स कवर करती है, इंक्लूडिंग प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ डिप्लोमैट्स। अब मैं आपको एक बार कनाडा का मैप दिखाता हूँ। कनाडा नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है और ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद यूएसए एंड ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड बाय द वे डेनमार्क के अंडर आता है। जो वाटर बॉडीज़ कनाडा को टच करती है उनमें आती है पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन और अटलांटिक ओशन। और कनाडा वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है रशिया के बाद। नेक्स्ट इज बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड ब्राज़ील। इंडिया और ब्राज़ील दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं सिंस 2006, लेकिन इनके बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए थे 1947 में। 2023 में 75 ईयर्स हो गए इन दोनों कंट्रीज़ को इन दोनों कंट्रीज़ के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को। इंडिया का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है ब्राज़ील के साथ, लेकिन एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है विद मर्कोसुर रीजन। मर्कोसुर रीजन बेसिकली 4 साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को मिलाकर बना है। ये कंट्रीज़ हैं ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और पैराग्वे। तो इस मर्कोसुर ग्रुप के साथ इंडिया का एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से एक लेवल नीचे होता है, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में यूजली सभी तरह के गुड्स पर टैरिफ्स और बाकी कंडीशंस मिनिमाइज या फिर रिमूव करी जाती हैं, लेकिन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू कुछ गिने चुने गुड्स पर ही टैरिफ्स और कंडीशंस मिनिमाइज होती हैं। अगर बायलैटरल ट्रेड की बात करी जाए तो बिटवीन इंडिया एंड ब्राज़ील, तो इंडिया का इसमें ट्रेड सरप्लस है। इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम है इप्सा। ये ग्रुप फॉर्म हुआ था 2003 में विद द ब्राज़ीलियन डिक्लेरेशन। इस ग्रुप का कोई हेडक्वार्टर्स या सेक्रेटेरिएट नहीं है। इस ग्रुप ने एक फ़ंड एस्टैब्लिश किया था 2004 में जिसका नाम है इप्सा फंड, जिसके थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो एम करते हैं पॉवर्टी और हंगर को फाइट करने में इन डेवलपिंग कंट्रीज़। और इस ग्रुप ने 2023 में 20th एनिवर्सरी इस ग्रुप ने 2023 में अपनी 20th एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करी। इसी इप्सा ग्रुप की एक मैरीटाइम डिफेंस एक्सरसाइज भी कंडक्ट होती है जिसका नाम है इप्सामार। इस मैरीटाइम एक्सरसाइज में तीनों कंट्रीज़ की नेवीज पार्टिसिपेट करती हैं। इंडिया इप्सा ग्रुप का चेयरपर्सन था 2021 में, और ब्राज़ील ने इस ग्रुप को चेयर किया था 2023 में। एक बार मैं आपको ब्राज़ील का मैप दिखा देता हूँ। ब्राज़ील साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है और ये कंट्री लैंड बाउंड्री शेयर करता है विद फ्रेंच गिनी, सरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना और यूरुग्वे। ब्राज़ील दो को छोड़कर सभी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है। ये दो कंट्रीज़ हैं चिले और इक्वाडोर। जो वाटर बॉडीज़ ब्राज़ील को टच करती है वो है अटलांटिक ओशन। ब्राज़ील वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट कंट्री है बाय लैंड, और ब्राज़ील से पास होती है अमेजन रिवर। और अमेजन रिवर बेसिन जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, इसका मेजॉरिटी हिस्सा ब्राज़ील में आता है। ब्राज़ील वर्ल्ड का अकेला देश है जिसके थ्रू दोनों इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होते हैं। नेक्स्ट बायलैटरल रिलेशंस है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हैं सिंस 2020। 2023 में दोनों कंट्रीज ने ट्रेड रिलेटेड एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसका नाम है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। जो बायलैटरल ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इसमें इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है। इंडिया कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज़ के साथ 2+2 डायलॉग होल्ड करता है। 2+2 डायलॉग में दोनों कंट्रीज़ के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच डेलिब्रेशंस होती हैं। ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ दीज कंट्रीज जिसके साथ इंडिया 2+2 डायलॉग कंडक्ट करता है। इसके अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कई तरह की मिलिट्री एक्सरसाइजेज में भी पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें आती हैं ऑजी इंडेक्स, एक्सरसाइज मिलान, एक्सरसाइज पिचबैक, ऑस्ट्रा हिंद और मालाबार एक्सरसाइज। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एनर्जी कॉपरेशन देखें तो ये दोनों कंट्रीज ने सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था 2014 में फॉर एक्सपेंशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया। अपार्ट फ्रॉम इट, ये दोनों कंट्रीज हाइड्रोजन एनर्जी के फील्ड में भी कॉपरेट कर रहे हैं थ्रू इंडिया ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स। एजुकेशन के फील्ड में देखें तो रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन हुआ दोनों कंट्रीज़ के बीच जिसका नाम है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट।
इसके थ्रू दोनों कंट्रीज़ के बीच स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स, रिसर्चर्स और बिजनेसमैन का एक्सचेंज होगा। यानी कि कुछ इंडियन स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स, रिसर्चर्स और बिजनेसमैन ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ाई या फिर वर्क करेंगे। एंड सिमिलरली कुछ ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स, रिसर्चर्स एंड बिजनेसमैन इंडिया आएंगे। ये टू वे एक्सचेंज का सिस्टम इंप्लीमेंट होगा थ्रू मेट्स, METES, जिसकी फुल फॉर्म है मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम। और अपार्ट फ्रॉम इट एक ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी जो कि है डेकिन यूनिवर्सिटी, ये इंडिया में अपना कैंपस ओपन करेगी इन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, जेफ्ट सिटी में। ये पहली ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी होगी इंडिया में अपना कैंपस ओपन करने वाली। रिसेंटली इंडियन कैबिनेट ने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक एग्रीमेंट अप्रूव किया है जिसका नाम है म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट, MRA। इस एग्रीमेंट के थ्रू जो दोनों कंट्रीज़ के एक्सपोर्टर्स हैं उनको बेनिफिट्स दिए जाएंगे इन गुड्स क्लियरेंस, और ये गुड्स क्लियरेंस के बेनिफिट्स दिए जाएंगे बाय द कस्टम्स अथॉरिटीज ऑफ बोथ कंट्रीज। सो बेसिकली दिस एग्रीमेंट डील्स विद रेसिप्रोकल बेनिफिट्स टू एक्सपोर्टर्स ऑफ बोथ कंट्रीज इन गुड्स क्लियरेंस। ठीक है, इंडिया ने ऐसा म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट साइन किया विद 2 मोर कंट्रीज जिनमें आते हैं साउथ कोरिया और हांगकॉन्ग। अब मैं आपको बताता हूँ वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये ऑर्गेनाइजेशन 1952 में इस्टेब्लिश करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर्स है ब्रसल्स, बेल्जियम में। 1952 में जब ये इस्टेब्लिश हुई थी तब इसका नाम था कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल। ये बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करती है कंट्रीज़ के कस्टम्स के सिस्टम्स को या फिर कस्टम्स के एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने में। इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया था 2005 में जिसका नाम है सेफ फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क का काम है इंटरनेशनल सप्लाई चेन की सिक्योरिटी को एनहांस करना, इन सप्लाई चेन को और मजबूत बनाना और थ्रू दी सप्लाई चेन्स गुड्स की मूवमेंट को फैसिलिटेट करना। इस फ्रेमवर्क के अंडर एक प्रोग्राम इनिशिएट किया गया जिसका नाम है ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स। ये एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के लिए। यानी कि वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के पास ये ऑप्शन है कि इस इनिशिएटिव को वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के पास ये ऑप्शन है इस इनिशिएटिव को अडॉप्ट करने का। अगर इसको अडॉप्ट नहीं भी करते तो भी देयर इज़ नो इशू। सो ये वॉलंटरी है। ठीक है, इस इनिशिएटिव के थ्रू जो इकोनॉमिक एंटिटीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, जैसे कि कोई कंपनी जो कि अपने गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहती है किसी दूसरे कंट्री में, वो एंटिटी अगर सप्लाई चेन की सिक्योरिटी से रिलेटेड एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स और रूल्स को फॉलो करती है, उन रूल्स और स्टैंडर्ड्स से कंप्लाई करती है, तो फिर उस कंट्री का जो कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की एंटिटी है वो इस कंपनी को AEO का स्टेटस ग्रांट करेगी। यानी कि ये कंपनी एक ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर बन जाएगी और इस AEO स्टेटस के थ्रू जब ये एंटिटी इंटरनेशनल ट्रेड करेगी तो इसको कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। ये जो रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं ये है सप्लाई चेन की सिक्योरिटी से रिलेटेड, ये इवॉल्व हुए अंडर द सेफ फ्रेमवर्क। सो बेसिकली इस AEO सिस्टम के साथ क्या हो रहा है कि ये इंश्योर कर रहा है कि जो इकोनॉमिक एंटिटीज़ इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं वो एक सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड को फॉलो करें, और ये रूल्स और स्टैंडर्ड सेफ फ्रेमवर्क के अंडर आते हैं और ये डील करते हैं इंटरनेशनल सप्लाई चेन की सिक्योरिटी से, और साथ में AEO स्टेटस इकोनॉमिक एंटिटीज़ को इंसेंटिव भी प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन बेनिफिट्स। इंडिया का भी एक AEO प्रोग्राम है जिसमें वो AEO स्टेटस देता है उन इकोनॉमिक एंटिटीज़ को जो कि सेफ फ्रेमवर्क के रूल्स और स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं। और ये जो म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था जो कि साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के उन एक्सपोर्टर्स को कंसिडर किया जाएगा जिनके पास AEO स्टेटस है। सो दिस म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स ऑफ बोथ कंट्रीज। अब मैं आपको ऑस्ट्रेलिया का मैप दिखाता हूँ एक बार। ऑस्ट्रेलिया इज़ एन आइलैंड और ये अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में पैसिफिक ओशन है और वेस्ट में है इंडियन ओशन। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगली वीडियो जल्दी आएगी।